आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी टीचर के री एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो TRE 3.0 में आए हैं क्लास 9 to 10 में। सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी टीचर में पिछले वाले क्वेश्चंस ही रिपीट करते रहते हैं, तो कभी भी एग्ज़ाम देने से पहले हमेशा प्रीवियस ईयर को ध्यान से पढ़ के जाएं। उस क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स बनाएं ताकि सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपका है, एक खिलाड़ी एक वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? यहाँ देखिए, क्वेश्चन जो आपका है चक्कर से रिलेटेड है। एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार क्या है, वृत्ताकार पाथ है आपका। इसके 7 चक्कर पूरे लगाता है और 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। जब भी चक्कर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, चक्करों की संख्या किसी भी क्वेश्चन में लागू हो जाएगा। चक्करों की संख्या जो होता है, अगर इस चक्करों की संख्या आपको निकालना है तो बस कुल दूरी में परिधि से भाग दे दीजिए। कुल दूरी में आपको परिधि से भाग देना है। परिधि क्या होता है वृत्त का? 2πr। जहाँ भी आपका चक्कर की संख्या से रिलेटेड सवाल आए कि 10 चक्कर लगा रहा है, 50 चक्कर लगा रहा है, 100 चक्कर लगा रहा है, कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगा कि हाँ ये चक्कर से रिलेटेड सवाल है, वृत्ताकार पथ का राउंड लगा रहा है, उससे रिलेटेड सवाल है, तो बस चक्करों की संख्या का फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा परिधि। टोटल दूरी में केवल परिधि से भाग देना है। बस जो डेटा दिया हुआ है वो उसको यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहा क्या रहा है कि 7 पूरे चक्कर लगाता है, यानी चक्कर की संख्या कितना है? 7। कितना चक्कर लगा रहा है? 7 चक्कर लगा रहा है। चक्कर का संख्या 7 दिया हुआ है। फिर कहता है 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? टोटल दूरी आपका कवर कर रहा है 2200 मीटर। तो दूरी के जगह पर लिख दिया क्या? 2200 मीटर बटा 2πr। 2π का मान क्या है? 22/7। और त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आपको बताना है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये नीचे का 7 जो आपका है, ये 7 नीचे का कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और जब ये 7 ऊपर जाएगा तो ऊपर 7 कट जाएगा। फिर 22 से कट करेंगे तो 22 कट जाएगा। 2 से कट करेंगे 100 क्या हो जाएगा? 50 बाद में कट जाएगा। और इधर चला जाएगा। R = कितना हो जाएगा? 50 मीटर। ये आपका आंसर है। तो जब भी चक्कर से रिलेटेड सवाल आए, आप ध्यान रखिएगा कि चक्करों की संख्या क्या होता है? कुल दूरी बटा परिधि। बस ये फॉर्मूला लगाइए, जो भी वैल्यू दिया है उसको पुट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, कहता है किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब है। धारिता क्या होता है? धारिता होता है आपका वॉल्यूम, आयतन। धारिता क्या होता है? वॉल्यूम, आयतन होता है। तो आयतन आपका दिया हुआ इतना मीटर क्यूब, और कह रहा है इसके आधार का व्यास 14 है। जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। टैंक की गहराई पूछ रहा है। गहराई का मतलब किससे है? ऊंचाई से है। गहराई का मतलब किससे है? ऊंचाई से। तो चलिए, बेलनाकार टैंक का आयतन क्या होता है? आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है कि बेलनाकार टैंक का आयतन क्या होता है? πr²h। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आयतन क्या लिखा हुआ है? 1848 लिखा हुआ है। पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपका 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7। और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, गहराई पूछ रहा है। गहराई का मतलब ऊंचाई पूछ रहा है। 7 से 7 कट हो जाएगा। 11 दूना 22, 11 से काटिए, 11 का 1, 7 4 11 6 66, 8 8 11 8 88। ठीक है, 7 दूना क्या हो जाएगा? 14। 14 से इसको काटते हैं, 14 एक बार में, 2 8 14 दूना 28, यानी h का वैल्यू कितना हो गया? 12 मीटर। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, केवल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था, जो डेटा दिया उसको पुट करना था। ये तो आप लोग भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल आपका है, किसी संख्या का 8वां भाग 30 है। कोई संख्या है, उसका 8वां भाग 30 है। मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 8वां भाग मतलब x/8।
x का 7वां भाग मतलब x/7, x का 6ठा भाग मतलब x/6। ठीक है, तो आपका x का 8वां भाग बोल रहा है, तो 8वां भाग क्या हो गया x/8। ये है क्या 30 है, मतलब 30 के बराबर है। किसी संख्या का 8वां भाग, तो संख्या x मान लिए, उसका 8वां भाग किसके बराबर है, 30 के बराबर है। 30 है का मतलब 30 के बराबर ही है। अब यहाँ संख्या निकल जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 3 × 24 0 240 आ गया। x का मान कितना आ गया 240। आपसे पूछ रहा है कि संख्या का 62% कितना होगा। संख्या आप निकाल लिए 240 निकाल लिए। 240 का आपसे क्या पूछ रहा है, जो संख्या निकल गया उसका 62% पूछ रहा है। बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 240 क्या हो जाएगा 31/50, 62/100 लिखेंगे। ठीक है, या ऐसे ही रहने दीजिए इसको, 62/100 ऐसे रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। इससे 0 से 0 काट लेंगे। 24 दूना क्या होता है 48, 24 छक्का 144, 44 और 4 48। नीचे 10 है तो 1 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी 148.8। ठीक है, बस सॉल्यूशन करना था। नेक्स्ट सवाल आपका है, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है। अगर आप वेतन 25% बढ़ा रहे हैं तो कहता है नए वेतन को कितने % घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। देखिए ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना है, जो डेटा दिया है बस उसको अंश में लिखना है। अगर ये बढ़ाने का बात कर रहा है तो नीचे 100 से जोड़ के लिख देंगे, तो 100 + 25 125 हो जाएगा। अगर ये कम होने का बात होता है तो 100 से घटा के लिखते हैं, मतलब यहाँ 75 लिखा जाता। ठीक है, तो जो डेटा दिया उसको अंश में लिखना है। अगर बढ़ाने का बात कर रहा है तो नीचे 100 से जोड़ के, घटाने का बात कहता तो 100 से घटा के, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देना है। बस यही कहानी है। 25 × 5 क्या हो जाएगा 125, 5 से काटेंगे 20%। अगर इसको और आप डिटेल में बनाना चाहते हैं, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, इसको डिटेल में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया गया है। मतलब है, दूसरा तरीका बता रहे हैं, मतलब है कि एक अधिकारी का वेतन अगर पहले 100 होगा तो 25% बढ़ गया। 25% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ गया होगा, 25 बढ़ गया होगा, तो अब 125 हो जाएगा। अगर पहले वेतन 100 होगा, पहले अगर आपका वेतन 100 होगा तो अभी वेतन कितना हो जाएगा 25% बढ़ गया। 100 का 25% कितना आएगा 25, यानी 25 बढ़ने का मतलब क्या है 125 हो जाएगा। अब कहता है नया वेतन ये वाला हो गया, यही नया वेतन हो गया ना, या अब क्या हो गया नया वेतन। तो कहता है नया वेतन को कितने % घटा दिया जाए, नया को कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। पुराना वेतन 100 था, तो जो 125 है उसको हम कितना कम करेंगे कि 100 हो जाएगा, 25 कम करेंगे। नया वेतन को कितना कम करें कि 100 हो जाए, तो नया वेतन 125 है, 125 को कितना कम करेंगे तो 100 आएगा। 25 कम कर रहे हैं कितना में 125 में, 125 में 25 कम किया ना तभी तो 100 हुआ। तो 25 कम कर रहे हैं 125 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 25 × 5 125, 20 × 5 100। ये हुआ आपका डिटेल में। लेकिन एग्जाम में है तो क्या करना है, बस जो डेटा दिया उसको अंश में, अगर बढ़ा हुआ कर रहा है तो 100 से जोड़ के, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, सिंगल स्टेप आंसर, टाइम का भी बचत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। में क्या कर रहा है, कहता है कि -2 का पावर -3, सॉरी -2/3 का पावर -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, किस संख्या से इसको भागा दिया जाए। मान लेते हैं कि इसको 1 से भागा दे देते हैं। अगर कहा कि 4 को किससे भागा दिया जाए, 4 को 2 से भागा दिया जाए, तो ऐसे लिखते हैं 4/2, 2 से भागा देंगे 2 बार में कट जाएगा। तो वैसे ही बोल रहा है कि इसको किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो मान लेते हैं कि इसको 1 से विभाजित किया जाए, तो इसको लिखेंगे कैसे, इतना बटा x, तो 1 से विभाजित कर दिए कि भागफल इतना हो जाए। भागफल का मतलब क्या है, जो सोल्व होकर क्या आएगा वो भागफल होगा। तो इन दोनों को सॉल्यूशन जो करेंगे वही क्या होगा, भागफल होगा। तो भागफल क्या बोल रहा है 4/9 का पावर -2। ठीक है, ये जो नंबर है -2/3 का पावर -3, कहता है इसको किस संख्या से विभाजित किया जाए। मान लेते हैं 1 से विभाजित किया जाए,
कि विभाजित करने पर जो भागफल है, विभाजित करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, भागफल निकलेगा। यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या निकलेगा, भागफल निकलेगा, और भागफल बोल रहा है इतने के बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ एक जगह लिखते हैं, देखिए 2/3 का पावर -2 लिखते हैं। अगर इस माइनस को प्लस करना है, -2 को अगर +2 बनाना है, -2 को +2 बनाना है, तो क्या करेंगे, बेस को उलट देंगे। उलटने में तो क्या है कि हर वाला को अंश में कर देंगे, तो 3 हर में है तो इसको अंश में कर देंगे, और 2 अंश में तो उसको हर में कर देंगे। जैसे ही बेस को उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब अंश को हर में, हर को अंश में, पावर का साइन बदल जाएगा। बेस को उल्टा करने से पावर का साइन बदल जाता है। तो बेस को यहाँ उल्टा कर दिए, 2/3 को 3/2 कर दिए, 2/3 को 3/2 कर दिए, तो क्या हो गया, साइन बदल गया, -2 से +2 हो गया। तो यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ देखिए 4/9 है, तो इसको क्या कर देते हैं, 9/4 कर देते हैं। तो जैसे ही 9/4 करेंगे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इधर भी वही काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, -2/3 है, तो इसको क्या करते हैं, 3/2, ये तो माइनस रहेगा ही। बेस को उल्टा कर दिए, 2/3 को 3/2 कर दिए, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर का साइन बदल जाएगा, -3 है तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बटा में x। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ये सॉल्व हो गया, बटा x इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 या 4 का स्क्वायर 16। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इस x को उधर लेके जाते हैं, इधर हो गया -27/8। इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। 8 दूना 16, 27 दिया 81, यानी -2/3 बच गया। x का वैल्यू आपका आ गया -2/3, यानी इसको -2/3 से भागा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, x + 1/x, x + 1/x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा है। इसका डिटेल वीडियो हम बना के रखे हुए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सारे वीडियो को वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका इस तरह के सवाल का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कुछ बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, x + 1/x इज इक्वल टू 5। आपसे x का पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x² का वैल्यू निकालेंगे, x² + 1/x²। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर x + 1/x का वैल्यू दिया है तो x² + 1/x का वैल्यू क्या होता है, a² - 2। जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 - 2 23। ये आपको निकालना पता है। अब पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए अगर हम इसको कट कर दें 2 और 4 को, 2 दूना 4, इसका मतलब क्या है कि x 2 को 4 से कट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1/x का मान 23 दिया हुआ है और हमसे x² + 1/x² का मान पूछ रहा है। तो फिर से क्या करेंगे, अगर x + 1/x का मान दिया रहता है तो स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं, जो नंबर दिया उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो 23 का स्क्वायर 529 - 2 527। ठीक है, अगर मान लेते कि हमको x का पावर 8 + 1/x का पावर 8 का वैल्यू भी पूछता, मान लेते कि ऐसा पूछता, तो फिर क्या करते, अगर हमको 4 का वैल्यू पता है, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का वैल्यू पता है, जैसे मान लेते हैं कि इसका वैल्यू मान लेते हैं 3 दिया हुआ है, हम ऐसे ही अपने मन से कुछ एजम्पशन कर रहे हैं और हमको ये मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, मतलब क्या है कि x + 1/4 से काटेंगे 4 दूना 8, यानी x + 1/x का मान 3 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है x² + 1/x², तो क्या हो जाएगा, a² - 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 - 2 7। समझ गए। तो कितना भी बड़ा वैल्यू पूछे, अगर 8 का भी पूछेगा तो पहले क्या करेंगे, पावर 1 से 2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 के बाद 4 का निकालेंगे, 4 के बाद 8 का निकालेंगे। कोई दिक्कत, बाकी डिटेल वीडियो के लिए आप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर कितना आ रहा है, 527। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका,
चलिए एक इसी पर एक और सवाल लेते हैं, जो ऊपर में सवाल बताया उसका, उस पर एक और सवाल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको सवाल दे देता कि x का पावर 11 या x का पावर 11 नहीं, x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 इज इक्वल टू 4 है। तो x का पावर 14 प्लस 1/x का पावर 14 क्या हो जाएगा? तो बस कुछ नहीं करना है, 7 को 14 से काट लीजिए, 7 दूना 14, ठीक है। 7 को क्या करेंगे, 14 से कट कर लेंगे, मतलब ये 7 को 14 से कट कर लिए, यानी x प्लस 1/x का मान दिया है और हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, यानी 16 माइनस 2 14। समझ गए? तो कितना भी बड़ा पावर हो, क्वेश्चन निकालना इजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में, यानी सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का रेशियो लिखते हैं, अनुपात, रेशियो का अनुपात बोलते हैं। तो सिक्कों का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मूल्य का अनुपात निकालेंगे। किसका अनुपात निकालेंगे? मूल्य का अनुपात निकालेंगे, मूल्य का रेशियो निकालेंगे। 5 रुपया का 2 सिक्का है, मतलब टोटल मूल्य कितना होगा, 10 रुपया। 2 रुपया का 3 सिक्का है, ये सिक्कों का संख्या ही है, तो 2 रुपया का 3 सिक्का है, मतलब 3 दूना 6 रुपये हो जाएगा। आपके पास 1 रुपया का 4 सिक्का है, मतलब 4 रुपये हो जाएगा। तो टोटल मूल्य कितना आ गया, 10 रुपया, 6 रुपया और 4 रुपया, यानी 10 6 16, 16 4 20 रुपये आ गया। यहाँ दिया है कि सिक्कों का कुल मूल्य 2000 है, तो सिक्कों का मूल्य को सिक्कों के मूल्य से तुलना कर देंगे। सिक्कों का मूल्य यहाँ पे कितना है, 20 है, और क्वेश्चन में दिया है 2000 है, तो मूल्य को मूल्य से तुलना कर दिए। निकालने वाले से गुना करेंगे, निकालने वाले से गुना करते हैं। तो कहता है थैले में 2 रुपये कितना सिक्का है, तो सिक्कों का अनुपात ये वाला है, 2 रुपये कितना सिक्का है, 3 है। 2 रुपये कितना सिक्का था, 3 सिक्का था, तो 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट छाट कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 100 बार में कट जाएगा, कितना जाएगा, 300। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कहता है एक समबाहुभुज के अंतःकोण, एक समबाहुभुज का अंतःकोण इसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है। समबाहुभुज का अंत, पहले देखिए समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसका भुजा बहुत सारा है, कितना है हमको नहीं पता है। अगर उसमें हम बोल देंगे समषष्ठभुज, मतलब 6 भुजा है, समचतुर्भुज मतलब 4 भुजा है, ठीक है। तो चलिए एक चतुर्भुज लेके चलते हैं, समचतुर्भुज। ये क्या उसका होता है, ये अंतःकोण है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। समचतुर्भुज का ये क्या है, अंतःकोण है। अगर इस लाइन को हम बढ़ा देते हैं, नाम दे देते हैं ABCD, अगर हम DC को बढ़ा देते हैं आगे तक, इसका नाम देते हैं E, तो ये तो आपका अंतर BC और D, ये क्या है आपका आंतरिक कोण है, इंटरनल एंगल। लेकिन ये वाला क्या है, एक्सटर्नल एंगल। और सबको पता है कि एक सरल रेखा के साथ हमेशा कोण कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, पता है ना। एक सरल रेखा के साथ हमेशा कोण बनता है 180 डिग्री का। तो यहाँ देखिए ये आपका इंटरनल एंगल है, अंतःकोण, और ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, बाहर का कोण है, इसलिए एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, बाहरी कोण, बहिष्ठ कोण। तो इंटरनल यानी आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों को जोड़ के क्या हो रहा है, पूरा 180 हो जा रहा है। फिगर से पता चल रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, D और E क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब D और E एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के साथ कोण कितना बनता है, 180, मतलब I + E बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो आप ध्यान भी रख सकते हैं कि आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण मिला के कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण मिला के 180 होता है। 180 क्यों होता है, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन जाता है। अब देखिए आगे क्या कहता है कि समबाहुभुज का अंतःकोण बहिष्ठ कोण से 108 ज़्यादा है। मान लेते हैं कि अंतःकोण या इंटरनल एंगल I क्या है, I आपका है इंटरनल एंगल, अंतःकोण, और ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं उसको, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण बोलते हैं, बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण। तो कह रहा है कि अंतःकोण जो है बहिष्ठ कोण से 108 ज़्यादा है, तो बहिष्ठ कोण को x मान लेते हैं, बहिष्ठ कोण को x मान लिए,
तो अंतः कोण क्या हो जाएगा, इससे 108 ज़्यादा, यानी ये x है तो ये x प्लस 108 हो जाएगा। ठीक है, बहिष्कोण को हम x मान लिए, तो अंतः कोण क्या है, बहिष्कोण से 108 ज़्यादा है, यानी x से 108 ज़्यादा कर दिए। अब इन दोनों का सम आपको पता है कितना हो रहा है, 180। अंतः कोण और बाह्य कोण जोड़ के कितना हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है। x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। 108 उधर घटाएंगे जाके 180 में तो 72 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, x का मान 36 आ गया आपका। अब देखिए x क्या आ गया, बहिष्कोण आ गया। x किसको माने थे, बहिष्कोण को माने थे। अब एक बात और याद रखिएगा कि प्रत्येक बहिष्कोण जो होता है, प्रत्येक बहिष्य कोण 360 डिग्री बटा n के बराबर होता है। ठीक है, 360 डिग्री बटा n के बराबर होता है। बहिष्कोण आपका आया कितना, 36 आया, यानी 36 बराबर 360 बटा n, 36 दाएँ 360, n का मान कितना हो जाएगा, 10। यानी भुजा का संख्या मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका एक और तरीका बताते हैं। आप सबसे पहले एक्सटर्नल एंगल निकाल लिए। एक्सटर्नल एंगल अब कितना आ गया, 36 आ गया। यहाँ तक तो काम करना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल एंगल आपको निकालने वाला काम करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एंगल आप ले आए 36, इंटरनल कितना हो जाएगा, 144। 144 क्यों हो जाएगा, चूँकि आपको पता है कि दोनों जोड़ के 180 होता है, तब जो एगो 36 हो गया, दूसरा 180 माइनस 36 हो जाएगा। या तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एगो x है, एक है x प्लस 108 है, तो x प्लस 108 यानी 36 प्लस 108 144 हो जाएगा। तो अगर आपको आंतरिक कोण और बहिष्कोण का अनुपात निकल गया, ये आपका बहिष्कोण है 36 और आंतरिक कोण है 144, इसका अगर आप रेशियो निकाल पाए, काट देते हैं 36 और 44 से, ये 36 एक बार में। अगर आंतरिक कोण और बहिष्कोण का रेशियो निकल गया तो भुजा की संख्या के लिए बस इन दोनों को जोड़ कर डबल कर दीजिए, 4 1 5 गुना 2 10। किसी भी समबहुभुज में अगर आंतरिक कोण और बहिष्कोण का रेशियो आपको पता है तो भुजा की संख्या के लिए बस दोनों को जोड़कर डबल कर दीजिए, दोनों को जोड़ के डबल। तो आपका बहिष्कोण है 1, आंतरिक कोण है 4, जोड़ेंगे तो 5, भुजा के लिए क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 5 दूना 10। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीका हम आपको बता दिए। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज एक एक क्वेश्चन का निचोड़ निकाल देंगे। बस इसको आप 2-3 बार ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए, x का जिस मान इतना को संतुष्ट करता है वह क्या है, यानी x का मान पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर x इज इक्वल टू 7 टू द पावर x प्लस 49। x का कौन सा मान इसको संतुष्ट करेगा, जो मान इन दोनों को बराबर कर दिया वो संतुष्ट कर देगा। तो ऑप्शन से लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन 7 है, सबसे आसान तरीका इसको ऑप्शन से सॉल्व करने का, सबसे आसान है ऑप्शन से। जो ऑप्शन LHS और RHS को बराबर कर पाया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर x का मान 7 लेते हैं तो 7 का पावर 7 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 का पावर 7 प्लस 49। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 56। 7 का पावर 56 हो जाएगा, और ये हो गया, ये जो है 7 का पावर 7 ही है। ये दोनों क्या बराबर हो पाएगा, नहीं, मतलब ये मान आपका संभव नहीं है। चलिए ये मान आपका संभव नहीं है। दूसरा मान लेके चलते हैं। दूसरा मान क्या आपका है, 49। तो अगर x का मान 49 लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 49 का पावर 49 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा क्या, सॉरी यहाँ पे आपका 7 है, तो 7 का पावर 49 प्लस 49, x का मान 49 रख दिए यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 7 का पावर 49 49 क्या हो जाएगा, 98। इधर सॉल्व करते हैं, इधर क्या हो जाएगा, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, और इसका पावर में क्या है 49 है, 49 दूना क्या हो जाएगा 98, 7 का पावर 98 बराबर इधर हो जाएगा 7 का पावर 98। यानी ये मान जो है LHS बराबर RHS कर दिया, दोनों तरफ सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। जो ऑप्शन LHS और RHS को बराबर कर पाया वही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट सवाल आपका है, कहता है द्विघात समीकरण जिसका जड़, जड़ का मतलब क्या है, जड़ का मतलब आपका है रूट, ठीक है। जड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, रूट, या तो इसको मूल बोलते हैं, मूल। अगर समझ ना आए, कभी भी अगर एग्जाम में सवाल समझ ना आए तो हमेशा सवाल को आप अंग्रेजी में देखेंगे, अंग्रेजी में चीज़ें सही हो जाती है। हिंदी में बहुत सारा वर्ड रहता है, रूट को मूल भी बोलते हैं, जड़ भी बोलते हैं, तो अगर नहीं पता चल रहा है तो अंग्रेजी में एक बार सवाल को देख लेंगे। एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप अंग्रेजी में एक बार सवाल देख लें, अगर समझ नहीं आ रहा है हिंदी तो कहता है द्विघात समीकरण जिसका जड़ मतलब जिसका रूट समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूट का पारस्परिक है। पारस्परिक मतलब होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उल्टा, वह क्या है। एक ऐसा समीकरण आपसे पूछ रहा है जिसका रूट इसके रूट का जस्ट अपोजिट है। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ax² + bx + c = 0, जो इसका रूट है इसके रूट के अपोजिट का एक इक्वेशन आपको बताना है। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, आपको पता है कि रूट तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे इसका, लेकिन हम ये निकाल पाएंगे कि अल्फ़ा + बीटा यानी मूलों का योगफल इसका क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका एक रूट क्या है, इसका 2 रूट है, उसमें एक मान लेते हैं अल्फ़ा, एक मान लेते हैं बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। बी की जगह पर बी ही है और ए की जगह पर यही है। अल्फ़ा × बीटा क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। इस इक्वेशन का रूट हम अल्फ़ा और बीटा मान लिए, तो चूंकि रूट अल्फ़ा बीटा मान लिए तो आपका मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल मेरा निकल गया। अब जो इक्वेशन हमको बनाना है, जो नया इक्वेशन बनाना है, उसका रूट क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। तो इसका रूट है अल्फ़ा, यानी उसका रूट क्या हो जाएगा नया इक्वेशन का 1/α। इसका रेसिप्रोकल, इसका रूट है बीटा, तो उसका रूट क्या हो जाएगा 1/β। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1/α + बीटा निकाल लेंगे, मतलब मूलों का योगफल, और इसका मूल चूँकि 1/α 1/β है तो इसका मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे पहले, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बीटा + अल्फ़ा, बीटा + अल्फ़ा हो जाएगा, इसको हम अल्फ़ा + बीटा ही लिख देते हैं, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 1/α बीटा। आप ध्यान दीजिए 1/α बीटा, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है c/a है। अगर यहाँ हम c/a रखते हैं तो a ऊपर चला जाएगा, c नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी जो आपको नया इक्वेशन बना उसका मूलों का गुणनफल क्या आ गया a/c। अब हम निकालेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही रख देंगे। कौन सा ऑप्शन है जिसके मूलों का गुणनफल a/c है, कौन सा ऑप्शन है जिसके मूलों का गुणनफल a/c है। तो पहला ऑप्शन देखिए, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो c की जगह पर a है और a की जगह पर c है, यानी a/c इसका हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन तो कभी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा a/b हो जाएगा, लेकिन हमको लाना क्या है a/c लाना है, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल में बनाना है तो क्या करेंगे, आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा 1/α + बीटा, 1/α + बीटा ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो इसका मान क्या दिया हुआ है -b/a, और अल्फ़ा बीटा का मान क्या है c/a, a से a कट जाएगा, -b/c बच जाएगा। तो जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमको पता चल गया, तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा + बीटा × 0। मतलब है कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। तो x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मेरा है क्या, मूलों का योगफल मेरा आया -b/c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +b/c। मूलों का गुणनफल क्या आ गया a/c, यानी a/c। यहाँ अल्फ़ा बीटा नहीं लिखाएगा चूँकि यहाँ मूल इसका अल्फ़ा 1/α 1/β है, तो यहाँ पे 1/α 1/β लिखेंगे, ठीक है। लेकिन उसका वैल्यू तो यही है ना, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, c आपका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा cx² + c से c
बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, समझ गए कैसे बना सकते थे? जो ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे बनाते, जैसे ही आपका मूलों का गुणनफल निकल गया ए बटा सी, जैसे ही आपका मूलों का गुणनफल निकल गया, आप देखिए कौन सा ऑप्शन में ए बटा सी हो रहा है, तो बस फर्स्ट ऑप्शन में हो रहा था तो वहीं से आंसर मार्क निकल जाते। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि आपका उपयुक्त में से कोई नहीं भी आंसर रहता है तो थोड़ा डाउट तो रहता है, पर कोई नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट मूलों का योगफल भी निकाल के देख सकते थे। मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा सी हो जाता है। यहाँ पे माइनस बी बटा सी हो रहा था, यहाँ देखिए माइनस बी बटा सी हो रहा था, मतलब दोनों इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब यही वाला ऑप्शन आंसर होता। तो डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं था, टाइम सेव करने के लिए आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। चलिए 73, एक्स का पावर 25 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो कैसे निकलेगा? इसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेंगे -1। ठीक है, ऐसा सवाल में क्या करते हैं, बस इसको 0 के बराबर करेंगे, जैसे ही 0 के बराबर किया x का वैल्यू निकल गया -1, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो -1 का पावर 25 प्लस 1, ये हो जाएगा क्या? -1, ये हो जाएगा +1। आपको पता है कि -1 का पावर ऑड नंबर क्या होता है? -1 ही होता है, और -1 का पावर इवन नंबर क्या होता है? +1 होता है। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, 2 से कटने वाला। ऑड नंबर मतलब 2 से नहीं कटने वाला। तो अगर ऑड नंबर है तो माइनस ही रह जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, x का मान निकाले, केवल पुट कर देना है। 74 देखिए, 21 से 100 तक सभी पूर्णांकों का योग। देखिए, योग का एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जब भी आपको योग का फॉर्मूला चाहिए तो एवरेज को, औसत को नंबर ऑफ टर्म से गुना कर देंगे। सबसे आसान तरीका है, नंबर ऑफ टर्म से गुना कर देंगे एवरेज। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 21 से लेकर के 100 तक है। 21 से लेकर कहाँ तक है? 21 22 23 सभी पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है? रेगुलर होता है, 1 2 3 4। ठीक है, 21 से स्टार्ट है तो 21 22 23 24 25 26 कहाँ तक जाएगा? 100 तक बोल रहा है। 21 से लेकर 100 तक सभी पूर्णांक का योग पूछ रहा है, तो इसका एवरेज क्या होगा? जब डिफरेंस समान हो, जैसे 21 के बाद 22 22 के बाद 23, एक एक का डिफरेंस हो रहा है, जब डिफरेंस समान हो तो एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, ये होता है। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, तो फर्स्ट 21 है, लास्ट आपका कितना है? 100 है, बटा 2, यानी क्या हो जाएगा एवरेज? 121 बटा 2 एवरेज निकल गया। एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कब होता है? जब अंतर समान हो, दो लगातार पदों के बीच अगर अंतर समान है तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी पहला संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, ये एवरेज निकल गया। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म है? 21 से लेकर 100 तक कितना टर्म है? तो क्या करेंगे? 100 में 20 घटा देंगे, 1 से लेकर 20 तक अगर घट जाएगा तो 21 से लेकर 100 तक आ जाएगा, तो 100 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80, यानी 80 टर्म्स है टोटल। 2 से काटेंगे 40, 0 4 12 48, यानी आंसर आ जाएगा 4840। ठीक है, तो योग होता है क्या? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, कब? जब डिफरेंस सेम हो तब। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ निकालना आसान था, 21 से 100 तक निकालना था, तो क्या करते? लास्ट 100 में क्या करें हम? 20 तक घटा दिए तो 21 से 100 तक निकल गया, बस। नेक्स्ट सवाल 75, देखिए कितना आसान सवाल है आपका। सबको एक रूट में रखिए, ये बहुत सारा रूट दिया, सबको एक रूट में कर देते हैं। चलिए, सबको एक रूट में करने की जरूरत भी नहीं है, सोल्विंग करना है। रूट 9 का वैल्यू कितना आएगा? 3। रूट 64 का वैल्यू कितना आएगा? 8। ये क्या है? यहाँ देखिए 0.04, इसका रूट क्या आएगा? 0.2। कैसे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 को 4/100 लिख सकते हैं, 0.4 है तो 0.04 है तो 4 नीचे में आपका 100 लिख सकते हैं। 4 से बाहर निकलेगा 2, 100 से बाहर निकलेगा 10 वर्गमूल, तो क्या लिख सकते हैं? 0.2। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, 2 से काट देते हैं, 40 दूना 80, 40 गुना 3 कितना हो जाएगा? 120। यही सवाल है, सॉल्यूशन केवल है। अब देखिए, तो फॉर्मूला ही पूछ दे डायरेक्ट, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी।
फॉर्मूला है केवल, इसमें तो कुछ बताने लायक है भी नहीं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए एक फॉर्मूला और बताए थे आपको यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। 77 की तरफ चलते हैं। कहता है 77 में कि अगर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x माइनस एम प्लस 12 बराबर 0, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x माइनस एम प्लस 12 इजिकल टू 0 का जड़ों का समान और वास्तविक है। जड़ मतलब क्या है? रूट। अभी बताया था आपको, जड़ का मतलब क्या है? रूट या मूल। तो इस इक्वेशन का जो आपका रूट है वो क्या है? इस इक्वेशन का रूट आपका समान और वास्तविक है। तो पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग नहीं रहा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको एक्स स्क्वायर, एक्स को 2x गुना करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 12 इजिकल टू 0। ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 12 इजिकल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। कह रहा है इसका मूल जो है समान और वास्तविक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल अगर समान और वास्तविक का है, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर और 4ac आपस में बराबर है। अगर बी स्क्वायर 4ac के बराबर है तभी आपका मूल समान और वास्तविक होगा। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि बी स्क्वायर बराबर 4ac है तो आपका मूल आप क्या हो जाएगा? समान और वास्तविक हो जाएगा। तो बी का वैल्यू क्या है? माइनस एम है, तो माइनस एम का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। 4, ए का वैल्यू 3 है 3, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 यहाँ देखिए एम इजकल टू क्या होगा? अंडर रूट 12 गुना 12, 4 3 12 कर दिए। जैसे ही स्क्वायर को रूट में बदलेंगे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही स्क्वायर को अपोजिट साइड लेके जाएंगे प्लस माइनस का साइन अपने आप से डेवलप हो जाता है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 12 से 1 12 बाहर आ जाएगा, यानी एम का मान हो जाएगा प्लस माइनस 12। यानी प्लस 12 भी होगा माइनस 12 भी होगा। तो आंसर हम कौन सा शो करेंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये दोनों ऑप्शन हो रहा है, इसलिए आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, तो मूल और वास्तविक और समान का है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac कर देना है। नेक्स्ट वाला आपका है समुच्चय में परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या बताना है। इन चारों में आपको कौन परिमेय है? तो जो रूट से पूरा बाहर निकल जाए वो परिमेय, और जो रूट से बाहर ना निकल पाए वो अपरिमेय। तो इसको तो हम बाहर निकाल नहीं पाएंगे, रूट 2 को बाहर निकाल नहीं पाएंगे। रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। ये पूरा बाहर निकल गया, ये आपका क्या है? परिमेय है। जो रूट से पूरा बाहर निकल जाए उसको क्या बोलते हैं? परिमेय। और जो रूट से बाहर ना निकल पाए वो क्या है? अपरिमेय। बस रूट के अंदर में कोई निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, इसको अपरिमेय नहीं बोलते हैं। ये इमेजिनरी नंबर है, तो क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर ये +3 रहेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन अगर माइनस रूट के अंदर में रहा तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए 79 की तरफ चलते हैं। इन तीनों का आपको एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन चीज़। पहले इसका कॉमन निकालते हैं। 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका कॉमन, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ही। नेक्स्ट क्या है? एक्स का पावर 4 माइनस 1, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो तीनों में कॉमन आपका कौन सा दिख रहा है? ये वाला कॉमन दिख रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो सारे नंबरों में कॉमन रहेगा वही क्या है? आपका एचसीएफ है। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x प्लस वाई, इसको उधर 3 से आगे गुना कर देते हैं तो 3x माइनस 3y हो जाएगा। x को एक साथ लेके आते हैं, 3x में से x घटाएंगे तो 2x, y को इधर 3y लेके आएंगे तो 4y। ठीक है, 2 दूना 4,
एक्स बटा बाई, एक्स यहाँ पे है, बाई इसको नीचे लेके आ गया था, 2 बच गया, यानी एक्स बटा बाई का आंसर क्या हो गया 2/1। इसमें तो कुछ करना नहीं है, केवल तिरछा तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 90। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर दो एंगल का सम 90 हो रहा है मतलब उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। एकदम शॉर्ट मेथड, जब दो अंकों का सम 90 हो जाए, दो वैल्यू का जो 2 डिग्री का सम 90 बराबर हो जाए तो तुरंत 1 मार के चले आइए, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, बीच में साइन प्लस है माइनस है उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट 1 मार के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं। दो, अब जैसे ही आपका 2 डिग्री का सम 90 आ गया, 50 40 90, बीच में साइन देखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर 1। चलिए इसका डिटेल सोल्यूशन भी कर ही देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 40 है, साइन स्क्वायर 40, 50 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 40, 90 में 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। लेकिन एग्जाम में मिले जैसे ही सम 90 आए डायरेक्ट 1 मार के आ जाइए, कोई दिक्कत। चलिए एक आपका छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 4 पाई प्लस एक्स, साइन 2n पाई प्लस एक्स। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि साइन, यहाँ ये वाला देखिए, इसको देखना है आपको, साइन 2n पाई ऐसे लिखते हैं, n इंटू 2 पाई, बात यही है, साइन n इंटू 2 पाई प्लस एक्स, इसका मान हमेशा साइन एक्स ही होगा। ठीक है, इसका मान हमेशा क्या आएगा साइन एक्स आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। n का वैल्यू चाहे आप 1 रख दीजिए तो 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखें तो क्या हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस एक्स। अगर n का वैल्यू हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2 पाई गुना 2 4 पाई प्लस एक्स, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा साइन एक्स ही होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन एक्स ही होगा। n का मान 3 रख देंगे, 3 मतलब क्या 2 पाई गुना 3 यानी 6 पाई प्लस एक्स, इसका भी मान क्या हो जाएगा साइन एक्स ही होगा। जैसे ही आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन मिले, इस फॉर्मेट में इसका मान हमेशा क्या होगा साइन एक्स होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक देखिए, ये तो साइन एक्स लिखा हुआ है ही, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको पहले हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे सॉल्व किए हैं साइन एक्स। उसी तरह से कहाँ तक गया है n तक गया है, n टर्म तक गया है, मतलब कि आपका साइन एक्स कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म तक गया है, तो 1 2 ये n तक गया है, मतलब इसको बोल सकते हैं साइन का पावर nx। और एक साइन एक्स पहले से ही दिया हुआ है, एक साइन एक्स आपका पहले से ही है, यानी इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन का पावर nx प्लस साइन एक्स, गुना में होता है तो पावर जुटता है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे n है, यानी साइन का पावर n प्लस 1x, इसका आंसर ये होगा। साइन का पावर n प्लस 1x किसी में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये सब जैसे ही आपका साइन n इंटू 2 पाई प्लस एक्स के टर्म में आए, इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा साइन एक्स होगा। n का मान कुछ भी रख दिए, 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए 4 रखिए 5 रखिए, कुछ भी रखिए, वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, साइन एक्स ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 83, 100 मीटर लंबाई, देखिए हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ है, 100 मीटर लंबाई की एक मीनार, देखिए 100 मीटर लंबाई का एक मीनार है आपका, ये आपका 100 मीटर लंबाई, मान लेते हैं इसका लंबाई 100 है। मीनार की छाया की लंबाई, इसका मीनार का छाया यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये मान लिया कि 100 मीटर लंबा मीनार है, कहता है इसकी छाया की लंबाई 100√3 मीटर है। छाया की लंबाई कितना है 100√3 मीटर है। तो छाया और मीनार के कोटि के बीच का कोण बताइए। ये छाया है, ये आपका नाम दे देते हैं BC छाया है, ये आपका क्या है मीनार का कोटि है, शीर्ष है। कितना डिग्री का कोण बनाएगा छाया जो है, इस शीर्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा ये पूछ रहा है आपसे।
सबसे पहले देखिए, आप इसको जितना काट सकते हैं काट लीजिए। 100 को 100 से काट लेंगे एक एक बार में, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। 100 को 100 √3 से काटेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, इधर √3 बचेगा, इधर 1 बच जाएगा। अब आपको यह देखना है कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। 30 डिग्री का मान होता है। tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो ये 1/√3 हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये गलती से ऐसे होता, ये √3 ऊपर आ जाता है, ये 1 नीचे आ जाता, तो हम देखेंगे tan कितना का मान √3/1 होता है। तो आपको पता है कि tan 60 का मान √3 होता है। √3 में तो √3/1, तो यहाँ पे आंसर 60 आता। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक कोण और उसका पूरक, यानी इसको अंग्रेजी में सवाल को देखते हैं, थोड़ा हिंदी में लगता है कुछ गलत है। कहता है कोसाइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल और इसका सप्लीमेंट्री एंगल, कोई भी एंगल और उसका सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम कितना हो जाता है। एंगल कोई भी एंगल और उसका अगर सप्लीमेंट्री एंगल लेते हैं तो उन दोनों का सम 180 होता है। और कोई भी आपका एंगल और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो उन दोनों का सम क्या होता है, 90 होता है। कोई कोण और उसका पूरक कोण का योग 90, कोई कोण और उसका समपूरक कोण का योग 180। तो यहाँ पे एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, मतलब उसका सम कितना हो जाएगा, 180। कोसाइन पूछ रहा है, कोसाइन मतलब कॉस का मान पूछ रहा है। कॉस 180, 180 कहाँ से आया, एंगल और उसका सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180, कॉस 180 का मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे कॉस 180 का मान, यहाँ ध्यान दीजिए, लाइन है आपका, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। कॉस 0 का मान तो सबको पता होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। 0 मतलब क्या है, ये वाला एंगल, ये क्या है 90, ये क्या है 180 और ये क्या है 270। तो इस रेखा पर कॉस का मान हमेशा सेम होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉस का मान हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉस का मान हमेशा सेम आएगा। तो कॉस 0 का मान चूँकि 1 होता है, तो इस रेखा पर हमेशा कॉस का मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन बस चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और इधर सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर इधर क्या हो जाएगा, -1, यानी इसका आंसर -1 होगा। अगर वही साइन के बारे में पूछता, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस रेखा पे हमेशा साइन क्या होगा, 0 होगा, मतलब साइन 180 का मान भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर साइन 180 का मान पूछा तो क्या हो जाता, 0 हो जाता। सेम रेखा पे वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, बस साइन बदलता है। बस क्या बदलता है, साइन बदलता है और कुछ नहीं, वैल्यू सेम होता है। चलिए कोण और उसका क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल था। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोसाइन, एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि कोसाइन का मतलब क्या है, कोसाइन का मतलब क्या है, ये कॉस थीटा का बात कर रहा है। अगर ये साइन होता, साइन तो पता ही चलता है, ऐसा ये नहीं लिखते हैं। अगर ये साइन होता तो क्या बोलते हैं इसको, साइन थीटा बोलते। अगर ये सिकेंट बोलता, ACCANT, सिकेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेक थीटा से रिलेटेड होता है ये। अगर कॉस सिकेंट बोलते, COSECANT, अगर कोसिकेंट होता मतलब क्या होता है, ये कॉसेक, कोसिकेंट मतलब क्या होता, कॉसेक। अगर इसको टेंजेंट बोलते मतलब टैन, कोट टेंजेंट बोलते मतलब कॉट, ठीक है, ध्यान रखिए। कोट टेंजेंट मतलब कॉट, टेंजेंट मतलब टैन, सिकेंट मतलब सेक, कोसिकेंट मतलब कॉसेक, साइन का मतलब साइन, और कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 85 पे ध्यान देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, बस इसको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, केवल एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, भिन्न का जोड़ तो करने आता ही है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, नीचे साइन थीटा है, तो 1 बटा साइन को क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। इतना इजी सवाल था। 85 हो गया। 86 में क्या करना है, बस परिमेयीकरण करना और कुछ नहीं करना है, रेशनलाइजेशन बोलते हैं उसको, परिमेयीकरण। कैसे परिमेयीकरण करेंगे,
परमेयीकरण करने का सबसे आसान तरीका देखिए, सिंगल लाइन में क्या होता है, जो भी टर्म आपका नीचे दिया हुआ है बस उसका साइन बदल के ऊपर कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन है तो क्या कर देंगे, 1 माइनस साइन कर देंगे। तो ऊपर 1 माइनस साइन एक पहले से है और एक 1 माइनस साइन आप ले आए, मतलब ये 2 बार हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पावर 2 लिख दिए। नीचे में क्या होता है, दोनों के वर्गों का अंतर, 1 का वर्ग 1, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर, बस यही कहानी है। जैसे ही आपको इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, नीचे वाले टर्म को क्या करना है, ऊपर लेके जाना है साइन चेंज करके। तो 1 प्लस साइन था तो 1 माइनस साइन करके ले गए, 1 माइनस साइन पहले से एक था, 1 माइनस साइन एक और लेके गए तो उसका स्क्वायर हो गया, यानी 2 बार हो गया। नीचे में क्या करना है, दोनों नंबर के वर्गों का डिफरेंस, एक का वर्ग 1, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर, बस दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। अब देखिए वर्गमूल करना है इसका, तो 1 माइनस साइन 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, आ गया बाहर। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर से एक कॉस बाहर आ जाएगा। अब अलग अलग कर लेंगे, 1 बटा कॉस कर लेंगे, 1 बटा कॉस माइनस अलग अलग इसको साइन बटा कॉस। 1 बटा कॉस को क्या बोलते हैं, सेक, साइन बटा कॉस को क्या बोलते हैं, टैन, मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेक माइनस टैन। चलिए 86 के बाद आते हैं 87 पे। देखिए आपको दिया है क्या, कॉस 50 का मान ये दिया हुआ है, साइन 40 का मान पूछ रहा है। 50 को ही क्या बोलते हैं, साइन 40। कैसे, कॉस 50 को सोल्व करेंगे अगर, तो कॉस 50 को हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस 40। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी यही साइन 40 है, साइन 40 का मान ये दिया हुआ है, यानी बराबर क्या होगा 0.6428। कॉस 50 में क्या है आपका, साइन 40 है, और साइन 40 का मान पूछ रहा है तो सेम मान रह जाएगा। 90 में क्या, 88 में क्या मान रखना है, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0। अब देखिए ऊपर में 0 आ गया, नीचे में निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 जब ऊपर में आएंगे तो 0 में कुछ भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। बस 0 में केवल 0 से भाग मत दे दीजिएगा, इसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, इसका सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए 0 में किसी भी नंबर से भाग देना है, 0 नहीं होना चाहिए नीचे में, कोई भी नंबर से भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऊपर 0 आ गया तो सीधे क्या हो जाएगा 0, चूँकि इसका कोई ना कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू में ही आएगा, 0 तो मान आएगा नहीं कॉट 30 का। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के बराबर 4a का मान क्या होगा। ऐसा सवाल देखिए डायरेक्ट 1 आंसर लगा दीजिए। ये सवाल जैसे ही दिखे डायरेक्ट आंसर 1, कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम टाइम बचा लेना है। चलिए हम आपको सोल्व करके बताते हैं कैसे होता है। इसको सोल्व करते हैं पहले। साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में साइन स्क्वायर ए घट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, हो गया। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया उस पर ध्यान दीजिएगा। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का मान क्या है, साइन ए है, यानी यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, साइन ए रख देते हैं। कॉस का पावर 4 मतलब क्या है, कॉस का पावर 4 का मतलब क्या है कि कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ए का मान क्या है, साइन ए है, तो साइन ए यहाँ रख देंगे, साइन तो फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ इसका मान साइन ए है, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, दोनों के बीच में प्लस है। अब देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया है ना, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे ना तो यही वाला निकल जाता है नंबर। जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, तो इसका नंबर का जो वैल्यू रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो जो वैल्यू इसका दिया रहेगा वही आंसर मार देना। ऐसा सवाल को देखना ही नहीं है, डायरेक्ट 1 मार देना है, डायरेक्ट 1, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता उसका। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आते हैं। कहता है साइन स्क्वायर 30, सबको पता है साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। tan 60 का मान क्या होता है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, यानी 5/√2। अब देखिए इसको कभी भी सॉल्व करिएगा तो √2 हटेगा, नहीं हट पाएगा √2। इस नंबर में तो कभी भी आंसर नहीं आ पाएगा। इसको जैसे ही आप भिन्न का जोड़ करिएगा तो √2 गायब ही नहीं होगा। जब √2 गायब नहीं होगा तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस समय टाइम बचाइए, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है।
91। एक आवृत्ति बंटन के माध्यिका और माध्य क्रमशः 28 और 30 है। तो बहुलक पूछ रहा है। बहुलक का देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा शायद। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका और -2 गुना माध्य। बहुलक तो पूछ ही रहा है। 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है? माध्यिका 28 है और माध्य क्या है? 30 है। तो 3 गुना 28, माध्य आपका 30 है, 2 गुना 30, 28 3 84, 30 गुना 60, आंसर आ जाएगा 24। सिर्फ फार्मूला का गेम है। फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। कभी कभी इसमें बहुलक पूछ रहा है, कभी बहुलक और माध्य भी दे देगा और माध्यिका पूछ देगा, ठीक है। कभी बहुलक और माध्यिका देगा और माध्य पूछ देगा। तो तीनों में से कोई भी 2 को दे सकता है। इन तीनों में कोई भी 2 दे देगा आपको, इन तीनों में से कोई भी 2 दे देगा और एक का मान पूछ देगा। बस सॉल्व करना है इसको। 92 कहता है प्राकृतिक संख्या समुच्चय से। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके प्राकृतिक संख्या होता है। कहता है प्राकृतिक संख्या समुच्चय से लेना एक संख्या। हिंदी में देखिए लैंग्वेज कैसा है। जो प्राकृतिक संख्या समूह से एक संख्या लेना है जो 2 और 3 से विभाज्य है। 2 और 3 से विभाज्य होने का मतलब कितना से विभाज्य होगा? 2 और 3 का एलसीएम यानी 6 से। 2 और 3 से विभाज्य होने का मतलब है कि उसको 6 से विभाज्य होना होगा। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वो किससे विभाज्य होगा? 6 से। तो कहता है प्राकृतिक संख्या समूह से एक संख्या लेना है आपको जो किससे विभाज्य होना चाहिए? 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो उसका प्रयोक्ता क्या है? तो 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो 6 से पहला कौन सा नंबर है जो इसमें विभाज्य होगा? 6। दूसरा नंबर 6 से विभाज्य होने वाला कौन है? 12। तीसरा नंबर 6 से विभाज्य होने वाला कौन है? 18। चौथा नंबर 6 से विभाज्य होने वाला कौन है? 24। पाँचवा नंबर कौन है? 30। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। कहता है उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए हर 6 नंबर में 1 से लेकर 6 तक हर 6 नंबर में कितना नंबर विभाजित हो रहा है? 1। टोटल आउटकम्स अगर 6 लेते हैं तो उसमें 1 नंबर आपका विभाजित हो रहा है, यानी आंसर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/6। चलिए इतना समझ में नहीं आया, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर टोटल नंबर हम 12 लेते हैं, टोटल नंबर क्या लेते हैं? 12 लेते हैं, तो उसमें कितना विभाजित हो रहा है? 6 और 12 2 विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो कट के कितना आ जाएगा? 1/6। यहाँ से भी आंसर 1/6 आ रहा है। चलिए इतना से भी समझ में नहीं आ रहा है। टोटल नंबर हम 1 से 18 तक लेते हैं। टोटल नंबर 1 से 18 तक लेते हैं, यानी टोटल नंबर 18 ले लिए। कितना नंबर विभाजित हो रहा है? 6 12 और 18, 3 नंबर विभाजित हो रहा है, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 1/6। किसी भी हालत में प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? 1/6। समझ गए? 92 के बाद 93। चलिए यहाँ ध्यान देंगे पहले। ये देखिए, ये तो ध्यान रखने वाला ये चीज़ है कि AM जो होता है हमेशा GM से बड़ा और HM, AM जो होता है AM से छोटा GM होता है और GM से छोटा HM होता है। क्या तो उसके बराबर भी मान सकते हैं आप। GM जो होता है AM से छोटा या उसके बराबर होता है और HM जो होता है GM से छोटा या उसके बराबर होता है। ये वाला आपका इसका आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे ऐसा होता है। यहाँ देखिए, हम सबसे पहले 2 नंबर लेते हैं, दोनों नंबर को हम बराबर ले लेते हैं। 5 और 5 दोनों नंबर को बराबर ले लिए और हम 3 चीज़ निकालेंगे, AM GM और HM। AM, इससे आप AM GM HM भी निकालना सीख जाइएगा और आपका काम भी हो जाएगा। AM GM और HM ये तीनों हम आपको निकालते हैं। तो AM क्या होता है? AM अरिथमेटिक मीन। AM को क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक मीन। और एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? AM जो होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है और अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? एवरेज। जैसे आप एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज कैसे निकालते हैं आप? संख्याओं का योग, यानी 5 और 5 का योग बटा संख्याओं की संख्या, यानी 10/2। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका GM निकालना है, क्या निकालना है? GM। तो GM क्या होता है? जो भी संख्या दिया है उसको गुना कर दीजिए, जो भी संख्या दिया है सबको गुना कर दीजिए। तो 5 और 5 दिया है, गुना कर दिए। अगर एक और नंबर आता उसको भी गुना कर देते, एक और नंबर आता उसको भी गुना कर देते, सारे नंबर को गुना कर देंगे।
GM कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दिया है सबको गुना कर देंगे और उसको पावर में लिखेंगे 1/, जितना नंबर है, 2 नंबर है तो 2, 3 नंबर है तो 1/3, 4 नंबर है तो 1/4, 5 नंबर है तो 1/5, 6 नंबर है तो 1/6। यहाँ फिलहाल 2 नंबर है तो 1/2। अब देखिए 25, 1/2 का मतलब क्या है, वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। अब HM कैसे निकालते हैं, HM आज तक आप नहीं पढ़े होंगे या पढ़े हुए होंगे तो भूल गए होंगे। HM देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है पहले सबसे पहले उसको उल्टा कर देंगे। HM निकालने का तरीका है कि जो भी नंबर दिया उसको उल्टा कर देंगे, तो 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5, 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5। सबसे पहले नंबर को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। आप देखेंगे कि कितना नंबर है, 2 नंबर है तो ऊपर में 2 लिखेंगे। अगर 3 नंबर आएगा तो ऊपर में 3, 4 नंबर आएगा तो ऊपर में 4, 5 नंबर आएगा तो ऊपर में 5, और नीचे में संख्याओं का सम। एक संख्या 1/5 है, एक संख्या 1/5 है, दोनों का सम। ऐसे आपको निकालते हैं हार्मोनिक मीन। इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। जो भी संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे, अगर 2 संख्या है तो 2, 3 संख्या है तो 3, 4 संख्या है तो 4, और बटा में क्या लिखेंगे, जो संख्या दिया है उसका रेसिप्रोकल का योग। जो भी जैसे 5 दिया था, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, उसका योग। अब सॉल्व कर लेंगे, 2 नीचे में कितना हो जाएगा एलसीएम, 5, ये क्या हो जाएगा 5 + 5, 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, 5, 1 + 1 2 हो जाएगा। चलिए ऊपर क्या आ जाएगा, 5 दूना 10/2, यानी 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे ही हम दोनों नंबर को बराबर लिए, 5 और 5 दोनों नंबर को बराबर लिए, तो एरिथमेटिक मीन भी आपका, ज्योमेट्रिक मीन भी आपका और हार्मोनिक मीन भी आपका सेम निकल गया। मतलब यहाँ क्या हो गया कि AM जो है इक्वल टू GM इक्वल टू HM। AM इक्वल, तीनों बराबर हो गया। कब बराबर हुआ, जब नंबर को हम सेम ले लिए, तो दोनों नंबर 5 ले लिए थे, तो AM GM HM तीनों क्या निकल गया, सेम ही निकल गया। चलिए अब देखिए, अगर हम सेम ना लें, नंबर अलग अलग लें, जैसे कोई एक नंबर ले लेते हैं, अलग अलग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। चलिए आपका एक नंबर लेते हैं आपका 2 और 8, ठीक है। इसका AM निकालते हैं। AM कैसे निकालेंगे, एवरेज जैसे निकालते हैं, संख्याओं को 1 बटा संख्याओं की संख्या 8 10/2 5। इसका GM निकालते हैं। GM निकालने के लिए सिखाया, जो भी संख्या दिया उसको गुना कर देंगे, जो भी संख्या दिया उसको गुना कर देंगे। अब पावर में 1/2 संख्या है तो 2, 3 संख्या रहेगा तो 3, 4 संख्या रहेगा तो पावर में 1/4, 5 संख्या रहेगा पावर में 1/5। 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। अब HM निकालते हैं। HM निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 संख्या है तो ऊपर में 2, और आगे फिर क्या करेंगे, संख्या को रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 और 1/8 जोड़ देंगे, 1/2 और 1/8 जोड़ देंगे इसको। ऊपर में 2, नीचे में एलसीएम हो जाएगा 8, 2 × 8, इधर 1, यानी इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16/5, 16/5 आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 आ गया। अब देखिए AM क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक बार क्या हो रहा था, AM GM बराबर हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अभी क्या हो गया, AM 5 हो गया, यानी AM सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा क्या हो गया, GM हो गया 4, और उससे छोटा क्या हो गया, HM 3.2। तो यानी ये वाला रिलेशन आपका आ गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि AM जो होता है > GM, और GM जो होता है > HM होता है। कैसे, जब नंबर सेम रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, और जब नंबर अलग अलग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा होने लगेगा। सबसे बड़ा होगा AM, उससे छोटा GM, उससे छोटा HM। और HM कैसे निकालते हैं वो भी आप सीख गए। चलिए आगे देखते हैं 94। कहता है n संख्यक प्राकृत संख्या के वर्गों का माध्य। हम आपको देखिए n संख्यक प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेके n तक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 कहाँ तक है, n तक है। इसके वर्गों का माध्य पूछ रहा है। अब देखिए वर्गों का योग क्या होता है, n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्या लेते हैं 1 2 3 4 डॉट n तक, इसके वर्गों का योग, इसका वर्ग कर दिए सबका, इसके वर्गों का योग। फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, ये वर्गों का योग होता है। लेकिन यहाँ वर्गों का माध्य पूछ रहा है। माध्य के लिए सिर्फ क्या करते हैं, माध्य का मतलब एवरेज, औसत। तो औसत के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स से भागा देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितना यहाँ पे है, n टर्म्स है तो n से भागा दे देंगे, बस एक कट गया, n + 1
2n + 1 / 6। अगर योग पूछता तो यही फॉर्मूला रहता, योग पूछता तो सेम फॉर्मूला। औसत पूछ रहा है तो बस चूंकि n टर्म्स है तो n से भागा दे दिए, तो n से भागा दिए तो n से भागा देने के बाद n और n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ इतना ही बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आपको हम कुछ फॉर्मूला लिखाते हैं। n लगातार प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका योग क्या होता है फॉर्मूला, n × n + 1/2। ठीक है, अब इसका वर्गों का योग, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, और एक लास्ट फार्मूला 1 का क्यूब 2 का क्यूब ... n का क्यूब। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के एक घन किया हुआ है, घनों का योग, घनों का योग क्या होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। जो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2, बस इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा तो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 95। 95 में क्या कहता है कि 6 पासे फेंककर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता, 6 पासा फेंक दिया और 6 अलग अलग फलक ले आए तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। 6 पासे फेंककर 6 अलग अलग फलक लाने का प्रोबेबिलिटी क्या है। 6 पासा, पहला पासा फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, अगर हम पहला पासा फेंके तो उसमें क्या हो सकता है, या तो नंबर 1 आ सकता है, या तो नंबर 2 आ सकता है, या तो नंबर 3 आ सकता है, या तो नंबर 4 आ सकता है, या तो नंबर 5 आ सकता है, या तो नंबर 6 आ सकता है। ऐसा सब कितना पासा फेंक रहे हैं, 6 पासा, और सब पे क्या आना चाहिए, अलग फलक। चलिए 6 पासा फेंक रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पासा फेंक रहे हैं, सब पे अलग अलग फलक लाना है। अगर हम पहला पासा फेंके तो पहला पासा में क्या हो सकता है, हो सकता है उस पर 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। जैसे ही हम पहला पासा फेंकेंगे इन 6 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि आपका 6 में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, यानी इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। लेकिन जैसे ही हम दूसरा पासा फेंकेंगे तो अगर इसमें से कोई भी एक नंबर इस पासा पर आ गया, हो सकता है कि 1 आ गया, तो जैसे ही इस पासा पर 1 आ गया तो अगला में 1 नहीं आना चाहिए। अगर अगला में 1 आ जाएगा तो अलग अलग फलक नहीं होगा, इस पर भी 1 इस पर भी 1, दो के ऊपर 1 आ जाएगा तो फलक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ अलग अलग फलक लाना है, यानी पहला पे जो नंबर आ गया अगला पे वो नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब अगला के लिए सिर्फ कितना पॉसिबिलिटीज है, 5 पॉसिबिलिटी है। अगला के लिए कितना पॉसिबिलिटी है, 5। जैसे ही अगला पे कोई एक नंबर आ गया, मान लेते हैं 2 आ गया, तो इसके अगला पे क्या होना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। जैसे ही 2 इसके अगला पे आ जाएगा फिर फलक सेम हो जाएगा, तो इस पे 2 नहीं आना चाहिए। मतलब इसके पास कितना पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी है। जैसे ही इस तीसरा नंबर पे कोई एक नंबर आ गया, ये नंबर दोबारा किसी पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो फलक क्या हो जाएगा, अलग अलग नहीं हो पाएगा। यानी अगला के लिए सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी है, इस पर कोई भी एक नंबर आ गया मतलब कि ये नंबर अब अगला पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो अलग अलग फलक नहीं हो पाएगा। यानी इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, और लास्ट वाला के पास कितना पॉसिबिलिटी है, 1 पॉसिबिलिटी है। यानी टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो गया, 6 फैक्टोरियल। आपको पता है कि फैक्टोरियल किसको बोलते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर 3 तक गुना। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर 4 तक गुना। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर 5 तक गुना। यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक गुना मतलब 6 फैक्टोरियल। तो टोटल आउटकम्स आपका कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल। कितना में, 6 पासा फेंक रहे हैं, तो देखिए ये फेवरेबल आउटकम है जो आपको लाना था। 6 पासा फेंक के आप कितना फलक ला सकते हैं। अगर 1 पासा फेंकते हैं तो 6 का पावर 1 आउटकम आएगा, 2 पासा फेंकेंगे 6 का पावर 2 आउटकम आएगा, 3 पासा फेंकेंगे 6 का पावर 3 आउटकम आएगा। टोटल आउटकम 4 पासा पे 6 का पावर 4। यहाँ पे आप कितने पासा फेंक रहे हैं,
6 फासा फेंक रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 6 का पावर 6, और उसमें फेवरेबल आउटकम्स कितना है 6 का फैक्टोरियल, यानी आंसर क्या आएगा आपका पहला नंबर 6 का फैक्टोरियल बटा 6 का पावर 6। ठीक है, ये 6 कहाँ से आया, चूँकि एक पासा में कितना फलक होता है 6 होता है, और ये 6 कहाँ से आया, क्योंकि आप 6 पासा फेंक रहे थे, ये फलक वाला है, चूँकि एक पासा में 6 फलक होता है, और ये क्या है आपका टोटल पासा। अगर 2 पासा फेंकते तो पावर 2 लिखा था, 3 पासा फेंकते पावर 3 लिखा था, 4 पासा फेंकते पावर 4 लिखा था। चलिए आपका 96 पे देखते हैं। कहता है एक सिक्के को 2 बार फेंककर कम से कम एक सिर प्राप्त करने की प्रायिकता। एक सिक्के को 2 बार फेंक दिए तो हो सकता है कि पहला बार हेड आ जाए तो अगला बार भी हेड आ जाए, हो सकता है पहला बार हेड आए तो अगला बार टेल आ जाए, हो सकता है पहला बार टेल आए तो अगला बार हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। 2 सिक्का फेंकने पे यही 4 पॉसिबिलिटी है। कैसे पता करेंगे, 2 सिक्का फेंक रहे हैं तो एक सिक्का में 2 फलक होता है, 2 फेंक रहे हैं तो पावर 2, 3 फेंकते पावर 3, 4 फेंकते पावर 4, यानी टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, टोटल 4 आउटकम है। तो टोटल 4 आउटकम हम निकाल दिए, यही 4 आउटकम्स है। तो टोटल आउटकम्स को नीचे लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम मतलब जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार फेंक कर कम से कम एक सिर आना चाहिए, कम से कम एक सिर, सिर का मतलब क्या है हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो इसमें कम से कम एक हेड तो है, 2 हेड होने का मतलब क्या है कम से कम एक तो है, इसमें भी कम से कम एक तो है, इसमें भी कम से कम एक तो है, लेकिन इसमें एक भी हेड नहीं है। मतलब जो आपका फेवरेबल आउटकम्स है वो 3 है, यानी आंसर क्या आएगा 3/4। टोटल आउटकम्स को नीचे लिखते हैं, आपके जो फेवर में है उसको फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि 2 रिक्तियों की एक पोस्ट के साक्षात्कार में 2 रिक्ति मतलब 2 वैकेंसी है। कहता है 2 वैकेंसी है, 2 रिक्ति है कि एक पोस्ट के साक्षात्कार में एक पति और पत्नी उपस्थित रहे। 2 वैकेंसी है, उसके इंटरव्यू में क्या हुआ, एक हस्बैंड और एक वाइफ गया। अगर पति के चयन होने की संभावना 1/7 है और पत्नी की चयन होने की संभावना 1/5 है, तो दोनों के चयन होने की संभावना क्या है। यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान देना है, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब कि पहला से दूसरा को फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कितना वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। कितने पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, पोस्ट नंबर 1 पोस्ट नंबर 2। कैंडिडेट कितने हैं, 2 हैं, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इसके सिलेक्शन से, हस्बैंड के सिलेक्शन से वाइफ के सिलेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो चूंकि आपके पास कितने पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, तो अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो हो सकता है कि दूसरा पोस्ट पे वाइफ सेलेक्ट हो जाए, या हो सकता है कि पहला पोस्ट पे वाइफ सेलेक्ट हो गई तो दूसरा पोस्ट पे हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए। मतलब है कि एक के सिलेक्शन होने से दूसरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हस्बैंड सेलेक्ट भी हो जाएगा तो एक पोस्ट बाकी रहेगा, एक पोस्ट में वाइफ सेलेक्ट हो जाएगी। वाइफ सेलेक्ट भी हो गई पहला पोस्ट पे तो एक पोस्ट खाली है, उस पर हस्बैंड भी सिलेक्ट हो सकता है। मतलब कि हस्बैंड से वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ना ही वाइफ से हस्बैंड को कोई फ़र्क पड़ रहा है। मतलब ये घटना क्या है, इंडिपेंडेंट है। और जैसे ही इंडिपेंडेंट घटना होता है, इंडिपेंडेंट मतलब कि एक दूसरे से किसी को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों के प्रोबेबिलिटी का केवल क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो पति के पति के चयन होने की संभावना क्या है, 1/7, हस्बैंड का 1/7 है और पत्नी का कितना 1/5 है। दोनों घटना इंडिपेंडेंट है तो बस गुना कर देंगे 1/35। अगर दोनों घटना इंडिपेंडेंट है तो बस क्या करना है, गुना कर देना है। 2 इंडिपेंडेंट घटना पहले आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों घटना क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या करना है, डायरेक्ट इसको गुना कर देना है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 कहता है समुच्च इतना का बहुलक क्या है। बहुलक क्या होता है, बहुलक वो नंबर होता है जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। यहाँ देखिए 13 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 17 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी 2 नंबर है 13 और 17 जो सेम बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है और ये भी 2 बार आ रहा है। तो आंसर आपका 17 भी होगा, 13 भी होगा। अगर हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं 1 2 2 2 3 3, तो इसमें बहुलक क्या आएगा, इसमें बहुलक आपका 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। लेकिन जैसे ही हम आपको दे दें 1 2 2 3 3, इसमें बहुलक क्या आएगा, तो इसमें बहुलक 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 भी 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है, यानी दोनों ही सबसे हाईएस्ट बार आया है। तो यहाँ पे बहुलक दोनों हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका चूँकि 13 भी 2 बार आया है, 17 भी 2 बार आया है,
दोनों सेम बार आए इसलिए आपका दोनों ही बहुलक हो जाएगा, यानी आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ध्यान रखिएगा। 99 क्या है, कहता ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 है। ए किसी प्रॉब्लम को हल कर ले, इसका प्रायिकता क्या है 1/2, और बी किसी प्रॉब्लम को हल कर ले, इसका प्रायिकता 2/3 है। तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता क्या है, यहाँ देखिए प्रॉब्लम को हल होना है, ये नहीं कह रहा है कि कौन हल करेगा, हो सकता है कि ए हल कर दे या हो सकता है कि बी हल कर दे। देखिए इस तरह के कंडीशन में, या इसके पहले जो अभी क्वेश्चन था कौन सा 97, इस तरह के कंडीशन में 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है। पहला पॉसिबिलिटी देखिए 4 पॉसिबिलिटी होता है, 1 2 3 4, हमेशा 4 पॉसिबिलिटी आएगा। कैसे, या कौन कौन आदमी है, ए और बी है, या तो प्रॉब्लम को हल करना तो या तो प्रॉब्लम को ए हल कर दे और बी भी हल कर दे, तभी प्रॉब्लम हल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आपने किसी को दिया ए और बी को, अगर ए हल कर दिया और बी भी हल कर दिया तब भी प्रॉब्लम हल, दोनों दोबारा हल हो गया। वो हो सकता है कि ए हल कर दे और बी हल ना कर पाए, इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम तो हल हो गया, कोई एक ही आदमी किया लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकल गया। हो सकता है कि ए हल ना कर पाए लेकिन बी हल कर दे, यानी इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लास्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों में से कोई भी हल ना कर पाए। 4 पॉसिबिलिटीज होता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, हो सकता है कि पहला सॉल्व कर पाए दूसरा ना सॉल्व कर पाए लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, हो सकता है कि पहला नहीं कर पाया दूसरा कर दे फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हो सकता है दोनों में से कोई ना कर पाए, इस कंडीशन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ कहता है कि प्रॉब्लम के हल हो जाने की प्रायिकता क्या है, तो 3 कंडीशन में प्रॉब्लम हल हो रहा है, तो अगर इन तीनों को सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये निकाल देंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगा ये निकाल देंगे। तो कब सॉल्व नहीं होगा, जब दोनों में से दोनों हल नहीं कर पाएगा। तो जब ए के हल होने की प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 है, मतलब हल ना करने की प्रायिकता क्या होगा, 1 से 1/2 को घटा लेंगे मतलब 1/2। बी के प्रॉब्लम हल करने की प्रायिकता 2/3 है, तो हल ना करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 - 2/2 3, यानी कि 1/3। तो दोनों द्वारा प्रॉब्लम ना हल हो उसका क्या प्रायिकता हो जाएगा, 1/3 गुना 1/2, यानी 1/6, यानी 1/6 पॉसिबिलिटी है कि दोनों हल नहीं कर पाएगा। तो दोनों हल कर पाएगा, इसका पॉसिबिलिटी क्या है 1 - 1/6, यानी 5/6। तो प्रॉब्लम के हल होने की प्रायिकता क्या हो गया 5/6। ठीक है, तो जब भी प्रॉब्लम हल होने वाला सवाल आएगा तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 पॉसिबिलिटी बनेगा और 3 केस में हल हो जाएगा प्रॉब्लम, एक केस में नहीं हल हो पाएगा। तो इन 3 केस को सॉल्व करने के बजाय हम एक केस को सॉल्व कर लेंगे। तो हम एक केस को सॉल्व किए तो प्रॉब्लम हल ना होने की प्रायिकता 5/6 आ गया, लेकिन पूछ रहा है हल होने की प्रायिकता, टोटल प्रायिकता 1 होता है, उसमें से न हल होने की प्रायिकता घटा लिए तो आपका हल होने की प्रायिकता आ गया। कोई दिक्कत, ये घटा लिया तो ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। डेटा का माध्यिका क्या है। माध्यिका क्या होता है, सबसे पहले माध्यिका के लिए आपको नंबर को सजाना पड़ेगा, नंबर को सजाना पड़ेगा बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। सबसे पहला नंबर कौन सा है 1, उसके बाद कौन सा है 2, उसके बाद कौन सा है 3, उसके बाद कौन सा है 5, उसके बाद कौन सा है फिर से 5, उसके बाद कौन सा है 7, उसके बाद उसके बाद 7 नहीं 6 था पहले, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद कौन सा है 7, उसके बाद कौन सा है 9। माध्यिका निकालना है तो बीच का नंबर होगा, कितना नंबर टोटल 3 3 6 3 9, 4 इधर से 4 इधर से। माध्यिका क्या होता है, बीच का नंबर होता है, माध्यिका क्या होता है बीच का नंबर होता है। तो बस आंसर कितना हो गया 5। पहले सजा लेना है क्रम में, उसके बाद क्या होता है बीच में जो नंबर आएगा वही माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, ऐसा करते हैं कितना सारा क्वेश्चन और बच गया, कुछ ज़्यादा ही सवाल है अभी। चलिए इसका एक और पार्ट बना देंगे, फिलहाल वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं।
एक पार्ट हम और बना करके इसका डाल देंगे, अभी इसमें बहुत सारा सवाल है, एक पार्ट और बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का भी फ़िलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसका पार्ट 2 हम जल्दी बना करके अपलोड कर देंगे। फ़िलहाल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके 9911499650 इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन में डाउट रहे तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा विथ डिटेल, सॉल्यूशन के साथ। आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आएगा, चाहे वो आप बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, मेन हम इसी पे फोकस कर रहे हैं, या फिर आपका एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आपको सवाल में दिक्कत है, लेकिन केवल वो सवाल किसका होना चाहिए, मैथ का सवाल होना चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।